नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम जो हमारा एनसीईआरटी का बैच है 6 टू 12th क्लास हिस्ट्री, उसमें सेकंड लेक्चर है और बच्चों का एक क्वेश्चन आया था कि एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का बैच है, उसमें ये हमारा लेक्चर सेकंड है लेकिन जो क्लास नंबर है, वो आपकी 8 से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा क्यों? तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो एनसीईआरटी 6th क्लास की बुक है, सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे, उसमें जो पहले 3 लेक्चर है, फर्स्ट टू थर्ड, वे 3 आपके ज्योग्राफी के हैं और उसकी क्लास जो हमने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर करवाए थे, वो आपकी 7 या 8 तक क्लास होंगी। तो इस प्रकार जो आपका जो हिस्ट्री का जो बैच है, उसमें आपको क्लास 8 से स्टार्ट मिलेंगी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है कि पहले की क्लासेस कहाँ गई, वो आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस थी। तो चलिए, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कंप्लीट 6th क्लास की चाहिए, तो जो बुक है आपकी वो देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको अलग ऑप्शन मिलेगा कि 6th क्लास सामाजिक अध्ययन भारत व उससे आगे, उसकी प्लेलिस्ट है और ये हमने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना दी है उन बच्चों के लिए, जो सिर्फ़ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो कल हमने पढ़ लिया था इतिहास की समय रेखा और आज हम बात करेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, कि जो इतिहास हम समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके स्रोत क्या-क्या हैं, किन चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो ये देखिए स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी दी है कि क्या आप अपने माता एवं पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं? अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, परदादा-परदादी या परनाना-परनानी की एक वंशावली बताइए, उनके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उनके स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए, जहाँ से आपको ये सूचनाएँ प्राप्त हुई। मतलब आपकी जो वंशावली है, आपके परदादा, आपके पेरेंट्स, माता-पिता और आप खुद। उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है और क्या-क्या जानकारी इकट्ठा करनी है, ये इसमें दिया हुआ है कि उनके नाम, जीवन यापन के लिए क्या करते थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था और साथ में उन स्रोतों का मेन इम्पोर्टेंट बात है आपकी कि वे कौन से स्रोत हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कि वो ये सब चीज़ें कैसे करते थे, जैसे जीवन यापन। आपको कोई पुस्तिका मिलती है, जिसमें उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका जन्म स्थान लिखा हुआ है, तो वो क्या है आपका इतिहास का स्रोत। या फिर वो क्या काम करते थे कि आपके घर में उनकी कोई पुरानी चीज़ रखी हुई है, कि आपकी दादी क्या करती थी, आपके दादाजी क्या करते थे, वो भी क्या वो वस्तु एक स्रोत है और वो आपका इतिहास है। इसी प्रकार जो मानव इतिहास है, उसके भी स्रोत हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखिए इसमें एक टेबल दे रखी है, ये देखिए कि संबंध आपके दादा-दादी, नाम, उनका व्यवसाय, काम क्या करते थे, जन्म स्थान उनका कौन-सा था और सूचना के स्रोत की आपको वो जानकारी कहाँ से मिली, कि आपको किसी ने बताया है, जैसे कोई पुस्तक है या फिर किसी अन्य माध्यम से। तो ये टेबल पूरी आप कर लेंगे आराम से। ये सिर्फ़ ये समझाने के लिए था कि इतिहास की जानकारी हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारियाँ कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छायाचित्रों मतलब कि कोई तस्वीर थी, कोई फ़ोटो थी, पहचान पत्रों आदि का उपयोग किया कि उनका कोई डॉक्यूमेंट था या आप केवल अपने माता-पिता और संबंधियों की स्मृतियों पर निर्भर थे कि आपने अपने माता-पिता या फिर अन्य किसी रिश्तेदार से पूछा? तो ये सारी चीज़ें क्या थी? स्रोत थी, जिनसे आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिली। क्या आपने कभी अपने घर अथवा आस-पास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हमें किस प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित कर सकते हैं? आपने कोई पुरानी चीज़ देखी, कोई पुरानी वस्तु देखी या कोई पुरानी फ़ोटो देखी, तो उससे आप क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं? ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है।
कि मान लो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पुराने ज़माने का जो आपने देखा होगा, तो उनसे आप पता लगा सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए कि जैसे ये था आपका, मैं एक साधारण सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि जो आटा चक्की थी, कुछ इस प्रकार से होती थी कि उसके 2 ये चक्कर होते थे जिनको अगर बात करें इस हरियाणवी भाषा की मैं बात बताऊँ तो पाट बोलते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि इतिहास में जो ये काम था आटा पीसने का, ये हाथ के द्वारा होता था। तो इस प्रकार अतीत में की कोई भी वस्तु हो, वो ज़रूर कोई न कोई उसका इतिहास है और उससे हमें कोई न कोई जानकारी अवश्य मिलेगी। ये देखिए प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना, कोई भी वस्तु हो, कोई भी संरचना मतलब कोई भी बिल्डिंग हो या और कोई चीज़ हो, वो हमें चित्रखंड पहली के हिस्से की तरह होती है। मतलब कि जैसे आपने कोई पहेली देखी होगी जिसमें हम चित्रों को मिलाते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी पुरानी वस्तु वो उस पहेली के एक हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं, वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोत से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। देखिए, इन्होंने जो वस्तुएँ हैं आपकी अतीत की, उसकी तुलना की है जो पहेली के खंड हैं कि आपको कोई पहेली है, मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई पहेली है और आपको ये इससे आपस में जोड़ के कोई एक आकृति बनानी है, तो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं कि इसको कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन इतिहास में क्या होता है कि पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, अध्ययन बढ़ता जाएगा इतिहास का, वो हिस्से आपके सामने आते जाएँगे और वो पहेली पूरी होती जाएगी। अब देखिए इतिहास के स्रोत एक टेबल दी है, ये देखिए। कि कौन-कौन से स्रोत हो सकते हैं इतिहास जानने के। सबसे पहले मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत है वंशावली, लोक साहित्य। मतलब कि जो आप गीत वगैरह सुनते हैं, उनसे भी इतिहास का पता लगता है। वंशावली है जो आपको बताई गई है कि उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, ये मौखिक स्रोत है। उसके बाद है भारतीय साहित्य। साहित्य में कौन-कौन सी चीज़ें हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है? वेद एवं इतिहास, कविता, नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह। तो इसी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख भी आते हैं और उसके बाद है विदेशी विवरण कि जो विदेशी है वहां से हमें किस प्रकार जानकारी मिलती है। यात्रा वृत्तांत, अगर कोई विदेशी नागरिक हिंदुस्तान घूमने आता है, किसी भी जगह गया था, तो वो अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखता है, तो वहाँ से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक वृत्तांत, अगर किसी जगह का कोई ऐतिहासिक वृत्तांत किया गया है, मतलब उसके बारे में लिखा गया है, वर्णन किया गया है, ये भी आपका ऐतिहासिक स्रोत है। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब है कि इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली कोई भी वस्तु। कलात्मक स्रोत, चित्रकला, पेंटिंग्स मिली हैं कोई, मूर्तिकला, मूर्ति मिली है या पैनल, किसी प्रकार का कोई शिलालेख वगैरह मिला, ये सब हमें कलात्मक स्रोत है। उत्खनन, उत्खनन मतलब आपने पिछले अध्याय में नहीं, इसी के लेक्चर में फर्स्ट में पढ़ा था कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में खोजते हैं, तो उसी के साथ-साथ हमें कुछ वस्तुएँ मिलती हैं। उत्खनन मतलब खनन द्वारा भूमि को खोदकर भूमि के नीचे दबी हुई चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें क्या-क्या मिल सकता है कि शिलाओं के बीच में मानव, पशु और पौधों के अवशेष, उपकरण, हथियार, मूर्तिकला, आभूषण, मृद एवं खिलौने, निवास स्थान एवं समाधान। जैसे ये सारी चीज़ें आपको जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी, उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें मिली थी। उसके बाद संरचना, अगर कोई इमारत बनाई गई है जैसे स्मारक है या कोई किला है। शिलालेख, शिलालेख में आपको पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के, ये सारी चीजें ऐतिहासिक स्रोत है और इसमें बताया गया है कि आपको ये टेबल अभी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि धीरे-धीरे
एक-एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और आपको ये आराम से याद होती जाएँगी। ये सिर्फ़ ओवरव्यू दिया है कि ऐतिहासिक स्रोत कौन-कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि पृष्ठ 67 पर दिए गए ऐतिहासिक स्रोत संबंधी चित्र को देखिए, यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों का एक साथ प्रदर्शित करता है। हमने जो अभी टेबल देखी थी, तो जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनको एक साथ प्रदर्शित किया है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, जब इतिहासकार क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है, भूतकाल का अध्ययन करता है और उसके विषय में लिखता है, उसको बोलते हैं इतिहासकार। 1500 वर्ष पूर्व किसी राजा या रानी प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसने कहा कि जब भी कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है, वो अधिक से अधिक स्रोतों से जानकारी जुटाने का प्रयास करता है, ताकि वो इतिहास की सटीक जानकारी दे सके। आगे कहता है, कभी-कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि इससे आगे क्या हुआ होगा, इसके समकालीन क्या हुआ होगा। जैसे आपको चित्रकंड पहले वाला एग्जाम्पल दिया था कि टुकड़े मेल खाते हैं। मतलब कभी-कभी क्या है कि एक ऐतिहासिक स्रोत जो जानकारी मिली है, उसकी क्या कर देता है, पुष्टि कर देता है कि ये बात बिल्कुल सही थी। ठीक है? मान लेते हैं कि एक एरिया है यहाँ पे कि किस प्रकार से वो पुष्टि करता है, ये चीज़ देखिए। यहाँ पे एक एरिया है, 1 मिनट यहाँ नीचे देख लीजिए। यहाँ पे किसी एक शिलालेख ने पुष्टि की कि यहाँ पे किसी राजा का शासन था। अगर उसी उत्खनन के दौरान उस राजा से संबंधित यहाँ पे सिक्के मिल गए, तो उसने क्या किया, इस चीज़ की पुष्टि कर दी कि ये बिल्कुल सही बात है। तो यही बात समझाई यहाँ पे कि कई बार एक स्रोत एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं। तो कभी-कभी यह एक-दूसरे के विपरीत सूचनाएँ प्रदान करते हैं, जैसे चित्रकंड फैली के टुकड़े मेल नहीं खाते। जब एक स्रोत दूसरे स्रोत से मेल नहीं खाता, तब क्या होता है, ये एक-दूसरे की सूचनाओं के विपरीत सूचनाएँ प्रदान करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। मतलब आपके पास 2 स्रोत थे, जैसा कि मैं दोबारा वही उदाहरण लेता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे किसी राजा ने शासन किया था, तो एक जो स्रोत है वो कहता है कि हाँ, इस राजा ने यहाँ पे शासन किया था और दूसरा स्रोत कहता है कि इस राजा ने यहाँ पे शासन नहीं किया था। तो उसमें क्या है कि ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन लाइनों में क्या बात कही गई है कि इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार होता है कि पहले कोई स्रोत था, उससे हमें कोई जानकारी मिल गई और उसके बाद एक और नया स्रोत हमारे सामने आ गया, क्योंकि स्रोत हर कालखंड में जैसे-जैसे हम वर्तमान में अतीत के बारे में पढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे नए स्रोत भी आते जाएँगे। अब उन दोनों में हमें ये देखना है कि जो सबसे विश्वास योग्य स्रोत कौन-सा है और वही बात हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मानकर चलेंगे कि जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे हैं, उसके इतिहास का पुनर्निर्माण हो जाएगा। फिर दोबारा सेम एग्जाम्पल कि इस क्षेत्र में शासन किया था, अभी तक हम ये जानते थे कि बाद में हमें ऐसा कोई अन्य स्रोत मिल गया जिसमें ये जानकारी दी गई, यहाँ पे ए राजा का शासन था और यहाँ पे बी का, तो हम अब से मानेंगे कि यहाँ पे बी राजा का शासन था। ये है इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है इतिहासकारों के साथ ही। अब है कि इतिहासकार इतिहास जब लिखते हैं, तो इसमें और किस किस का योगदान होता है। क्या सिर्फ अकेला ही इतिहासकार इतिहास लिखता है
या कोई अन्य भी उसका सहायक होता है। ये बातें इन आगे की लाइनों में बताई गई है। इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व वैज्ञानिक, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज का संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, ये इन सब के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके कि पुरातत्व वैज्ञानिक क्या होते हैं। पुरालेख शास्त्री बताया कि जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव वैज्ञानिक जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं, क्योंकि अकेला इतिहासकार ये सब चीजें नहीं कर सकता। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। कि जो वैज्ञानिक अध्ययन आए हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उन्नति की है या प्रोग्रेस की है, उससे बहुत ज्यादा योगदान मिला है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन करके हमें जो पुरानी चीजें मिली है, उसकी आयु का पता चल जाता है कि वो कितने समय पुरानी है। और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। और पूरक मतलब जो जानकारी अधूरी है, उसको पूरा करने के लिए स्रोत प्राप्त हुए हैं। आनुवांशिकी क्या है, ये चीजें अलग से आपको दिखाई गई। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों और जानवरों या मनुष्य की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। कि मनुष्य में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, या फिर कौन सी ऐसी विशेषता है जो खत्म हो गई है अब। तो वो सब अध्ययन है विज्ञान की आनुवांशिकी शाखा में। अब देखिए, साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास, जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास। अब है कि आधुनिक इतिहास से हम क्या समझे, क्या आज का समझे? तो इन्होंने कहा कि पीछे की 2 या 3 शताब्दियों का जो इतिहास है, जैसे 1800 के बाद का, उसको हम आधुनिक इतिहास का नाम देंगे। का अध्ययन करते हैं तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें, तो जो हमारा 2-3 शताब्दियों का इतिहास है, तो उसके लिए हम कौन से स्रोत अपना सकते हैं? जो पुराने न्यूज़पेपर हैं, पत्रिकाएँ हैं, वो सब देख सकते हैं। लेकिन कुछ दशकों की बात करें, 10, 20, 30 साल की, तो उसके लिए आपका टीवी, इंटरनेट पे जो वीडियोज़ आपको मिलेंगे, वो सब यहाँ पे क्या होंगे? उस इतिहास के स्रोत होंगे, उससे हम वो जानकारियाँ पता कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन-कौन सी हैं? वह आपके अनुसार क्या दर्शाती है? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। अब हम चित्र देखते हैं और कौन-कौन सी जानकारी हमें प्राप्त इससे होती है। ये देखिए, आपको ये आपको अशोक स्तंभ पता चल चुका होगा, सब लोगों ने ये देख रखा। उसके बाद हमारे पास ये समुद्रगुप्त की मूर्ति है, जो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। और ये एक शासक है, उसमें जब कोई एक महान योद्धा वीरगति को प्राप्त होता, तो उसके सम्मान में जो दिया जाता था, वो ये चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये लाइनें आपको लिखनी है। ये 6th क्लास के लिए है, जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फैक्चुअल संक्षेप अभी नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या-क्या चीजें हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है कि मानव इतिहास का प्रारंभ, कि मानव जो इतिहास है, कब मानव ने पृथ्वी पे जन्म लिया, किस प्रकार से उसका प्रारंभ हुआ। मानव होमो सेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। मतलब मानव ने पृथ्वी पर रहना कब से आरंभ किया? 3 लाख वर्ष पूर्व।
यह एक लंबा समय है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा-सा अंश मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। ये कहता है कि आपको 3 लाख वर्ष काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर पृथ्वी की तुलना करें, तो उसमें ये एक छोटा-सा भाग है। जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो पृथ्वी का इतिहास है वो हजारों करोड़ों लाखों साल पुराना है, लेकिन ये देखिए मानव का इतिहास सिर्फ 3 लाख वर्ष पुराना है। अगर समय रेखा पे देखेंगे तो जो 3 लाख है ये बहुत ही एक छोटा सा भाग होगा, इसलिए कहा कि पृथ्वी के इतिहास की तुलना में ये बहुत छोटा सा इतिहास है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जाने कि किस प्रकार से चीजें हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये आदिमानव काल की एक फोटो दिखाई गई है कि किस प्रकार से मानव ने शुरुआत की होगी। शिकारी के तौर पे आखेटक शिकारी, संग्राहक कि इधर-उधर से सामान इकट्ठा करने वाला, इस प्रकार से मानव ने अपनी शुरुआत की थी। ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस-किस गतिविधियों को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब आपने जो ऊपर फोटो देखी थी, तो उसमें मानव क्या-क्या कर रहा था? तो ये चीज़ें आपको बतानी है। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूह में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इ- इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों के संग्रह में आखेट पर, ये देखिए पहले इन लाइनों का मतलब समझिए क्या कहा गया है कि आदि मानव को, कि जब मानव जंगलों में रहता था, न उसके पास पहनने के लिए था न खाने के लिए था, तो बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। कोई भी समस्या आती थी, विपदा आती थी, आपदा आती थी, उसको सामना करना पड़ा। एक-दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूह में रहते थे आदि मानव कि अगर एक को जरूरत पड़े तो दूसरा उसकी सहायता करे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, मतलब कि आखेटक मतलब शिकारी और खाना इकट्ठा करने वाले थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। मतलब भोजन और रहने के लिए स्थान ढूंढने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा चलते फिरते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। मतलब वो किस पर निर्भर थे? खाने योग्य फलों, पौधों पर और आखेट मतलब शिकार पर वो निर्भर करते थे। आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर कुछ धारणाएं थी। मरणोपरांत जीवन मतलब मरने के बाद भी उनकी कुछ धारणाएं होती होंगी कि मरने के बाद क्या होता होगा और क्या नहीं। ये इसने बताया है। क्योंकि प्राकृतिक तत्वों को लेकर मतलब जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, उनको लेकर कुछ ये उनके निश्चित विश्वास थे कि उनके बारे में उनको पूजनीय मानते थे। ये बात इस लाइन में कही गई है। इस समूह में अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे। वे एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे, अब वो लुप्त हो चुकी हैं। इसने कहा कि जिस भाषा में वो बात करते थे, आपने आदि मानव की किस भाषा में बात करते थे, वो भाषा अब लुप्त हो चुकी है। वो गुफाओं में रहते थे। शैलासरों का मतलब गुफाएँ, कि पहाड़ों में जो गुफाएँ थी, एक जगह इसका नाम दिया शैलासरो, एक जगह दिया कंदराएँ और एक जगह गुफाएँ आपका हो चुका। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड, नुकीले तारों एवं अन्य उपकरण आदि के निर्माण में उनके जीवन को सरल बना दिया कि जैसे-जैसे उन्होंने विकास किया, पत्थरों को उन्होंने औजारों के रूप में प्रयोग किया, अग्नि का भी उन्होंने आग का भी उन्होंने प्रयोग किया और जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते। उसने कहा कि पूरे विश्व में जो पुरानी गुफाएँ हैं, उनमें हमें क्या मिलते हैं? शैल चित्र कि पत्थरों पर बने हुए चित्र मिलते हैं, वो उनके
जीवन के विविध आयाम, अलग-अलग प्रकार की कार्यविधि हमें वहाँ देखने को मिलती है। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशु एवं मानव के दर्शक हैं। इसने कहा कि कुछ चित्र तो बिल्कुल सरल हैं, लेकिन कुछ चित्र जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक से अधिक चीज़ें होना। तो इसने बताया है कि उसमें मानव के दर्शय हैं पशुओं के साथ। समय के साथ इन आदि मानव ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेडेंट। पेडेंट मतलब क्या समझते हैं आप? पेडेंट से एक नया वर्ड यूज किया पेडेंट। पेडेंट होता है आपका हार कुछ इस प्रकार का, जैसे आप लॉकेट पहनते हैं गले में, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं पेडेंट। आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी-कभी वे दूसरे समूह के साथ इनका आदान-प्रदान करने लगे। देखिए, अब कहाँ से कहाँ पहुँचे अभी तक हमें कि आदि मानव था टोलियों में घूमते रहते थे और भोजन की तलाश में पेड़-पौधों पर निर्भर करते थे। फिर उन्होंने पत्थर के औजार बनाए, अग्नि का प्रयोग किया और उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी कि मनकों की माला, पशुओं के दाँतों के पेडेंट और आभूषण बना लिए और वे फिर एक दूसरे समूह के साथ कि एक समूह है आपको बता दिया कि ये एक समूह इसमें 6 मनुष्य हैं, मानव हैं, वे पहले घूमते रहते थे और एक इस साइड ये समूह है, ये भी घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। अब क्या हुआ जब इन्होंने ये सारी चीज़ें पत्थर के औज़ार वग़ैरह सारी चीज़ें आ चुकी, तो अब एक दूसरे समूह के साथ ये चीज़ों का आदान-प्रदान करने लगे। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं पहली उपज की पहली फसल। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए कि जैसे-जैसे आपने देखा था कि किस प्रकार से परिवर्तन आए पिछले पार्ट में। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छिद था, मतलब बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए हमें हिमयुग कहा जाता, मतलब वो कालखंड जिसमें पृथ्वी पर बर्फ थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उस युग को हम बोलते थे हिमयुग। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी, तो हिम का कुछ भाग पिघल गया कि जो बर्फ जमी हुई थी, वो पिघलने लगी, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हो गया और बाद में समुद्रों में समाहित हो गई कि जो नदियाँ थी, समुद्रों में मिल गई। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेके 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। अब देखिए इन्होंने कि हिमयुग कब से रहा? 1 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक पूर्व तक रहा। अब देखिए मानव कब बताया? 3 लाख वर्ष पूर्व, मतलब होमो सैपियन था, वो हो सकता है सरीसृप की तरह चलता हो, खड़ा होकर वो न चलता हो। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया, फिर तो मानव जैसी परिस्थिति चाहता था, वैसी परिस्थिति हुई हिमयुग के पश्चात, मतलब 12,000 वर्ष पूर्व के बाद। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ कर दिया। अब मानव ने पत्थरों के औजार के साथ-साथ फसलें उगाना शुरू कर दिया, अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों को घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। घरेलूकरण मतलब कि उन्होंने उनको पालना स्टार्ट कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार एवं संख्या में बढ़ गए। अब भोजन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया और ये समूह अब बड़े होने लगे। मतलब उसमें जो मनुष्य की संख्या थी, वो मेंबर्स की संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी, वो ज़्यादा होने लगी। समूह अपने आकार की संख्या में बढ़ गए। ये प्राय नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी। अब देखिए जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसमें सिर्फ ये दे रखा है कि जो मानव हो नदियों के किनारे क्यों बसा, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि जल की उपलब्धता के कारण। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि उसका एक कारण ये भी था, यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई जल की उपलब्धता के कारण। तो ये चीज समझ में आई आपको कि मानव नदियों के किनारे क्यों बसा? क्योंकि जल की उपलब्धता थी और वहां की जो मृदा थी वो क्या थी? उपजाऊ थी,
जिससे कि जो फसलें आसानी से उग सके। आइए पता लगाइए, अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व के कृषक समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं कि आपको एक तस्वीर दी गई है और उसमें आपको देखना है कि क्या-क्या चीजें आपको पता चलती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो एक ये मानव है, पुरुष, इन्हें कोई औजार ले रखा है। यहाँ पे पुरुष कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए महिला खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ये जानवर है साथ में, ये जो पुरुष है वो फसल काट रहे हैं और ये महिला लकड़ी वगैरह लेकर आ रही है। तो इस चित्र में ये दिखाया गया कि जैसे अब है कि महिलाएं घरेलू कार्य करती थी और जो आर्थिक काम होते थे वो उसको पुरुष करता था। तो क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? क्या हम एक चित्र से इतिहास को बना लें या मान लें कि ऐसा होता होगा? अब देखिए विचार करते हैं अभी। पहले प्रदर्शित शैल चित्र और उपयुक्त चित्र में दोनों में ही पुरुष एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। मतलब पुरुष और महिलाओं की एक निश्चित भूमिका दी गई है कि जैसे मैंने आप बताया कि महिला जो घर का काम था, खाना बनाना, साफ-सफाई का, दोनों चित्रों में ये दिया गया है। और यद्यपि यह स्वाभाविक प्रतीक होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही हो। इसने कहा कि ज़रूरी नहीं कि जो हमने तस्वीर देखी, उनके अनुसार ये सही हो। ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। मतलब कि दोनों में उल्टा भी हो सकता है कि एक चित्र से हम इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। उसमें सिंपल दिखा रखा है कि महिलाएं खाना बना रही हैं, तो सिर्फ एक चित्र देख के एक महिला खाना बना रही कि सारा काम वो खाने का महिलाएं करती है, तो ये बता रखा है कि हो सकता है कि पुरुष भी उसकी सहायता करता हो, खाना बनाने में भी और बच्चों के रख-रखाव में। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय की केवल सीमित सूचनाएँ ही उपलब्ध हैं। बहुत ज़्यादा हमारे विस्तार से उस समय की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें पुख्ता जानकारी दे सके। अब क्या हुआ कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि धीरे-धीरे क्या हुआ कि पहले जो आदि मानव था वो भोजन की तलाश में घूमता था, फिर उसने समूह बना लिए, फिर पत्थर के औज़ार बना लिए, फसल उगाना आरंभ कर दिया, पशुओं को पालना आरंभ कर लिया, जो उसका समुदाय था वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब क्या हुआ जैसे-जैसे समुदाय का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। जटिल होने का मतलब कि उसके जो पद थे वो बढ़ते गए, सदस्य थे वो बढ़ते गए, सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। अब मतलब उन्होंने अपने समूह का कोई मुखिया चुन लिया और वो लोगों के कल्याण के लिए, कल्याण मतलब जैसे आज आपके नेता लोग हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने एक नेता चुन लिया, अपना मुखिया चुन लिया। कल्याण का मतलब दे रखा स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई के लिए उत्तरदायी मतलब जिम्मेवार था। सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे कि सभी लोग सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण मतलब सभी के लिए कार्य करते थे, कोई निजी चीज़ नहीं थी। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था, किसी चीज़ का ये भाव नहीं था कि ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, मैं मेरे लिए काम करूँगा, मतलब सभी समुदाय के लिए काम करते थे और भूमि पर सामुदायिक रूप से खेती की जाती थी कि पहले खेती सामुदायिक मतलब सभी मिलके करते थे और सभी मिलकर ही उसको खाते थे, प्रयोग करते थे। फिर समय बीतता गया, पल्ली उपग्राम बड़े गाँव में परिवर्तित हो गए भी। मतलब कि जो उसको बोलते थे पहले एक दिए पल्ली, एक छोटी-सी बस्ती, जो इतिहास में जैसे छोटा गाँव होता था,
तो उसको बोलते थे पल्ली। इम्पोर्टेंट टर्म है ये, कई बार एग्जाम में सीधा-सीधा पूछ लेता है कि छोटे गाँव को क्या कहते थे, किस काल में? आदि मानव के जस्ट बाद में। तो इसको कहते थे पल्ली। बड़े गाँव में बदल गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान-प्रदान करने लगे। अब देखिए, भोजन का भी आदान-प्रदान करने लगे, वस्त्रों का और उपकरणों का भी आदान-प्रदान करने लगे। धीरे-धीरे इन गाँवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, दूसरे गाँव में जाना, आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। इनमें से कुछ छोटे कस्बों में फिर कस्बों में बदल गए। उदाहरण के लिए मृत भांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा और फिर लोहा। पहले कौन सी धातु आई थी? तांबा, और उसके बाद लोहा की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, आभूषणों को बनाना सरल हो गया। एक व्यक्ति जो भोजन की तलाश में घूम रहा था और उससे बढ़ते-बढ़ते समूह बना, समूह से फिर समूह के बीच में आदान-प्रदान हुआ और फिर आपका पल्ली मतलब एक छोटी-सी बस्ती और उसके बाद बड़ा गाँव और गाँव से कस्बा बना और इसी समय आ चुके थे आपके तांबा और लोहा, जिससे टिकाऊ उपकरण मतलब जो लंबे समय तक चल सके वैसे उपकरण बनने लगे। अब देखिए हम अध्याय 6 में देखेंगे, जब अध्याय 6 आएगा, कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मानव सभ्यता सभ्यता क्या होती है? एक जीवन जीने का तरीका, जिसमें एक सामाजिक व्यवस्था हो, एक तंत्र हो, जिसके आधार पे जीते हो। क्योंकि आदि मानव तक कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पे कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता मतलब जीवन जीने का एक ढंग। जब ये मानव को जीवन जीने का ढंग आया, उसमें सभ्यता में योगदान दिया कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों मतलब कि आदि मानव से कस्बे बनने तक बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए होंगे, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। इसने कहा कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियां, कुछ ऐसी प्रजातियां रही होंगी जो अब पृथ्वी पर नहीं है। तो उस चुनौतियों में जब वो प्रजातियां लुप्त हो गई, तो मानव भी लुप्त हो सकता था, लेकिन मानव ने बड़े साहस और दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला किया और उस मुकाबले के कारण ही, उस साहस और दृढ़ता के कारण ही आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। उसी के कारण आज हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वरना अगर उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता, तो आज हम विलुप्त हो चुके होते। आगे बढ़ने से पहले हम अपने अतीत के बारे में अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। समय रेखा की अवधारणा पर हम भिन्न-भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। मतलब जो समय रेखा होती है, वो क्या करती है, हमें भिन्न-भिन्न घटनाओं का, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ ईसा का जन्म हुआ और उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, यहाँ पे अशोक। तो इस प्रकार पता चलता है कि महात्मा बुद्ध किस समय उनका जन्म हुआ था, किस घटना के पहले क्या हुआ था और कौन-सी घटना के बाद में। इस प्रकार हम अलग-अलग घटनाओं को देख सकते हैं। समय की गणना की विभिन्न विधियाँ हैं। 1 वर्ष, 10 साल, शताब्दी 100 साल और सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल। ये आपको ध्यान रखना है। इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। जो ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? स्रोत। स्रोत आपको समझा दिया क्या-क्या स्रोत होते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा कि मानव ने किस प्रकार आरंभिक जीवन व्यतीत किया और किस प्रकार वो धीरे-धीरे कस्बों में आकर रहने लगा। और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल हो गया। तो ये था आपका एनसीईआरटी 6 क्लास सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे का फर्स्ट अध्याय। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारियाँ जिस प्रकार से भी समझाया गया, आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और मैं सेम बात वही रिपीट करता हूँ जो आपको हर बार कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है
तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे कि हम अपने इस बैच को और प्रभावी बना सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।